होगा तो जो आपका बेटा बेटा कन्हैया राजा पीछे बच गए फिर आदमी एक सेवाई की जो है वो जरा सही कैसी मां बना हुआ तो आपको एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक साइंस सबसे पहले बोलो दूसरा पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक केमिस्ट्री वाटर पर्सनैलिटी पेपर में भी सिस्टम यही है सबसे पहले इनऑर्गेनिक का होगा कार्बनिक का होगा 33 नंबर का फिर कार्बनिक का 33 नंबर का और फिर फिजिकल का 34 नंबर का टोटल 100 नंबर का पेपर है आपका थ्योरी का और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है इस हिसाब से आपके लिए केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का जो योगदान है 150 नंबर की मैथ है और 150 नंबर की फिजिक्स है 450 नंबर का आपका पूरा पेपर आपके नंबर आएंगे कितने आएंगे 450 ठीक है देखो पेपर जो है 33 का नंबर है ठीक है पासिंग मार्क्स लाने वाला कैसे भी ध्यान रखिए पासिंग मार्क्स को फुल प्रतिभा भी आंसर बीएड तक में हर जगह परसेंट कर दिए ठीक है तो मेहनत करना फर्स्ट ईयर से चलना एक सिस्टम है कि बीएससी का बेटा कि बीएससी में आप फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करोगे ना तभी आप एडमिट करोगे उस परसेंटेज को मेंटेन कर पाते हो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में परसेंटेज गिर गई तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना आप सेकंड ईयर में कितनी परसेंट सेकंड ईयर ठीक कर पाओगे फर्स्ट ईयर सरल है ठीक है तो और 11 12 से मैच खाती है अगर 11 12 में पढ़ाई हुई है तो फर्स्ट ईयर में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी दूसरा आपको पता चलेगा और रासायनिक बल ट्राइबल क्लास में था केमिकल जेनेटिक्स इसके अलावा गैस अवस्थाएं वो सब अवस्थाएं वो सब 11 12 का मैडम ने आपको पढ़ाया होगा बढ़िया तरीके से कोलाइडी अवस्था कोलाइडी तो आप पढ़कर आए हो 12 का बहुत सारी चीजें इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको कुछ नई चीजें सीखने मिलेगी और तो फर्स्ट ईयर में आसानी से इस 50 की तो टेंशन नहीं है प्राइवेट कॉलेज में ठीक है 50 की तो टेंशन है नहीं अपन को किसकी टेंशन है 100 की टेंशन है ठीक है 100 में से आराम से बेटा 90 प्लस आराम से खूब आते हैं इतने स्टूडेंट है जिसके 30 ऐसे नंबर आते हैं खूब आते हैं आने वाला थोड़ी सी पढ़ाई है छोटे छोटे नंबर है बेटा छोटे छोटे से चले जाते हैं और छोटे छोटे से आना तो डिपेंड अपना करता है कितनी गेन करते हैं बढ़ाने की कोशिश करें शुरुआत से लेकर चलना और सेकंड ईयर में नहीं फर्स्ट ईयर इसलिए थर्ड ईयर इसलिए थर्ड ईयर में जो कॉपी चेक करने वाला है वो सोचता है कन्हैया ने मेहनत करी है थर्ड ईयर तक आया है अब इसको निकालना है ठीक है इसको अच्छे से नंबर दे दो ठीक कोई दिक्कत नहीं आती फर्स्ट ईयर 11 12 तो कोई दिक्कत नहीं हल्की सी दिक्कत आपको आती है सेकंड ठीक है ना लेकिन सेकंड ईयर तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ईयर में समझना जरूरी है जैसे आज इसकी 11 12 अच्छी होगी उसको फर्स्ट ईयर में अपने आप ही है इसकी फर्स्ट ईयर अच्छी होगी तो किसमें हेल्प मिलेगी सेकंड ईयर में मिलेगी और जिसको सेकंड ईयर अच्छी होगी तो किसमें मिलेगी एक बात केमिस्ट्री सब्जेक्ट विशेष बुरा है और विशेष अच्छा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा भी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट बुरा भी है अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और समझ में आता है सब कुछ ध्यान को पर क्वेश्चन में होता है सब कुछ याद कैसे हो ठीक है ना दिक्कत क्या आती है केमिस्ट्री में मैथ में क्या है आज हमने यहाँ फॉर्मूला लिखाया उसके क्वेश्चन करा दिए केमिस्ट्री में कई बार ऐसा होगा मैं पढ़ाते पढ़ाते तुमसे कहूंगा कि बेटा ये चीज तुमने 11th क्लास में वहां पे पढ़ी कई बार कहूंगा कि 12th क्लास में पढ़ी थी कई बार कहूंगा कि बेटा इसका एक्सप्लेनेशन सेकंड ईयर में मिलेगा ये दिक्कत है केमिस्ट्री की इसीलिए ये धारणा बनाना केमिस्ट्री को पढ़ाने वाला अगर ब्रह्माजी भी आ जाए ना एक तरफ ब्रह्माजी भिड़े और एक तरफ सरस्वती भिड़े को पढ़ाए तब भी अगर समझ में नहीं आएगी जब तक आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है या आप रोजाना चीजों को याद नहीं करना डेली आना छुट्टी मिस मत करना एक भी दिन ठीक है क्लास मिस हुई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा बेस पुरानी होगी क्यों पुराना बता दूंगा बिल्कुल नहीं मानना ठीक है ना अच्छे से पढ़ो पूरे नंबर डालो मैथ मैथ वाले बायो वाले इसमें तुम्हारे 34 में 34 आसानी से आना है मैथ वाले स्टूडेंटों का रिकॉर्ड होता है इसमें बायोलॉजी में आपको जब भी दिक्कत आती है थोड़ी सी और मैथ वाले इसमें एक यूनिट तो मैथ की है इसमें जो पहली यूनिट है वो इंटीग्रेशन वाली है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल प्रोबेबिलिटी ये सब तुमने पढ़े होंगे ट्वेल्थ में पढ़े होंगे पूरी यूनिट की है एक ताश की 52 पत्तों में से उनका इक्का निकालने की संभावना कितनी होगी नहीं ये कैसे क्वेश्चन एक वो है उसमें गेंद है अलग अलग कलर की नीली गेंद है नीली हरी और काली गेंद तो नीली गेंद करने की संभावना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डिफरेंशियल वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये तो आपकी 34 में से थोड़ी सी मेहनत मैथ वालों के लिए 30 प्लस की गारंटी ले सकता हूं और थोड़ी सी मेहनत ठीक है और इनऑर्गेनिक में भी आ जाते हैं और ऑर्गेनिक तो इंग्लिश ग्रामर है
और जैसे इंग्लिश ग्रामर संस्कृत ग्रामर होती है ना बेटा, नंबर हाथ में से और भी सरल है, बशर्ते हमें समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो यूनिट फर्स्ट का नाम है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। यूनिट फर्स्ट का नाम है कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। देखो सुनो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, 11th क्लास से पहले अपन ये समझेंगे, हम पहली बार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस तरीके से लेके चलूंगा, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना। देखो अभिक्रिया, रिएक्शंस क्या होती है। अभिक्रिया शब्द सुना है तुमने, अभिक्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। अभिक्रियाओं के दौरान पुराने बंध टूट जाएंगे और नए बंध क्या होंगे, बन जाएंगे। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं बीएससी में पढ़ता था तब मेरे अलग दोस्त थे, फिर जब मैंने एमएससी करी तब मेरे अलग दोस्त हुए, फिर जब मैंने पीएचडी करी तब मेरे अलग दोस्त हुए, उसके बाद मैं आज पीएचडी कर रहा हूं तो मेरे और दोस्त हो गए, पुराने चले गए तो नए बन गए। अभिक्रिया में इसी प्रकार से होता है, पुराने बंध टूट जाते हैं, नए बंध बनते हैं। और बंधों के टूटने को ही बंध विखंडन, याद है, बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बंधों के टूटने को क्या कहते हैं, बंध विखंडन। भाई पुराना बंध टूटेगा तभी तो नया बंध बनेगा। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। बंधों के टूटने को ये अपन क्या कहते हैं, बंध विखंडन कहते हैं। हेडिंग लिखो सबसे पहले, बंध विखंडन। बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं इंग्लिश में, बंध विखंडन। देखो बेटा, कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान, कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पुराने बंध, वेरी गुड, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। बंधों के टूटने को ही, बंधों के टूटने को ही बंध विखंडन कहते हैं। बंधों के टूटने को ही, बंधों के टूटने को ही बंध विखंडन कहते हैं। ठीक है बेटा, बॉन्ड क्लीवेज, बंधों के टूटने को ही बंध विखंडन कहते हैं। अगली लेक्चर को पैराग्राफ चेंज करके, बंध विखंडन दो प्रकार का होता है, समझ में आ जाएगा, धैर्य रखना, गारंटी है मेरी। बंध विखंडन दो प्रकार का होता है, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। दोनों के नाम लिखो, हेडिंग कर देना। पहला है समाज बंध विखंडन, नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा। पहला कौन सा है, समांश बंध विखंडन, और दूसरा विषमांश बंध विखंडन। समांश बंध विखंडन और विषमांश बंध विखंडन, हेडिंग लिख छोड़ दो, समांश बंध विखंडन, हेडिंग को समांश बंध विखंडन, समांश बंध विखंडन। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, इसमें आपके दो तीन कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, क्वेश्चन क्या था बता दूंगा। देखो सपोज दैट कोई एक ए एटम है, कोई एक ए अणु है, दूसरा अणु कौन सा ए है, या फिर ए है और दूसरा कौन सा बेटा बी है। क्लियर है यहां तक की बात। ए और ए दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, समान होगी, बस जितनी भी विद्युत ऋणता समझते हो ना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन दूसरों के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, छीन लेता है। समझ में आ गई यहां तक की बात। और आसानी से, सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देता है, वेरी गुड, सीजी। पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है, तो आंसर जाएगा फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी है, सीजीएम की। ठीक है, जितने भी सोलर पैनल हो जाते हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, सौर ऊर्जा वाले चल रहे हैं ना सिस्टम, आपने देखा होगा छत पे इस तरीके से प्लेट करके पैनल लगा देते हैं, सीजीएम भी होती है, क्योंकि सीजीएम अपने अंदर से आसानी से किसको बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए सीजीएम की विद्युत ऋणता क्या है, सबसे कम है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जो सोलर पैनल की प्लेट बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है, सीजीएम। तो माना ए और ए दो अणु हैं जिनकी विद्युत ऋणता क्या है, समान है, और ए और बी इन दोनों की विद्युत ऋणता भी क्या है, आपस में समान है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, किसी भी बंध को, देखो नॉर्मल बंध बात कर रहा हूं, आपने सेस्युलर बंध सुना,
सहसंयोजक बंध सुना है? सहसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मेरा होता है और एक आपका। भाई इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को ही सहसंयोजक बंध कहते हैं, सबने सुना है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कोई भी बंध बनेगा बेटा, उस बंध को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? दो इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये रहना चाहता है, किसी दिक्कत तो नहीं है। ध्यान रखना साधारण परिस्थितियों में। अब आप कहोगे सर वॉटर बॉल बंध के बारे में बताओ, तो वो बंध नहीं है, आकर्षण है। आपको सर हाइड्रोजन बंध के बारे में बताओ, तो हाइड्रोजन बंध में तो इलेक्ट्रॉनों का खेल ही नहीं है, वहां तो विद्युत ऋणता खेल है। मैं नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूँ, कौन से बंध की? सहसंयोजक बंध की। उपसहसंयोजक की कर लूंगा, धात्विक बंध की कर लूंगा, समझ में आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? दो इलेक्ट्रॉन। किसी भी बंध को बनाने में साधारण परिस्थितियों में दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और इन दोनों की विद्युत ऋणता कैसी है? समान है। देखो एक बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में समझ में आएगा, मैं कैसा हूं ये मुझ पर डिपेंड नहीं करता, मेरा व्यवहार कैसा होगा ये मेरी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आप मुझे सम्मान दोगे, मैं आपको सम्मान दूंगा, आप मुझे गाली दोगे, मैं आपको गाली दूंगा। तो जो परिस्थिति है मेरे साथ, मेरे ऊपर जो परिस्थिति लगाई जाएगी वही मैं बिहेव करूंगा। इस तीर के निशान के ऊपर परिस्थितियां लिखी जाएंगी। अगर इस तीर के निशान के ऊपर मैं लिख दूं H और कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl, समझ में आ गया? तो इस समय जब ये बंध टूटेगा, इस बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होगी, H2 का मतलब सूर्य का प्रकाश, और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका CCl का उपयोग किस में किया जाता है? वेरी गुड, आग बुझाने। इसका नाम क्या है? औद्योगिक नाम क्या है? वेरी गुड, फायरिंग के नाम से इसको 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ठीक है। H2 में कार्बन टेट्राक्लोराइड एक। तो इस स्थिति में इस बंध का समांश बंध विखंडन होगा। समांश बंध विखंडन क्या होता है? वह बंध विखंडन जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, वह बंध विखंडन जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, उस बंध विखंडन को कौन सा बंध विखंडन कहते हैं? समांश बंध विखंडन कहते हैं। समझ में आ गया? जो मेरा था वो मुझे मिल गया, और तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया। सपोज दैट आप अलग घूम रहे हो, मैं अलग घूम रहा हूं, ठीक है। हम दोनों ने आपस में बंध बना लिया। बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आपका था और एक इलेक्ट्रॉन मेरा था। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो। लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे ऊपर परिस्थिति लगा दी। परिस्थिति कौन सी लगाई? सूर्य का प्रकाश दे दिया या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया, तो हमारा बंध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? और इस प्रकार के बंध विखंडन को क्या कहते हैं अपन? समांश बंध विखंडन, होमोजाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है यहां तक की बात? और बेटा समांश बंध विखंडन को आधे सिरे वाले, पेपर में यही क्वेश्चन था, समांश बंध विखंडन को आधे सिरे वाले घुमावदार तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। लिखो लिखो एक लाइन, जब सहसंयोजक बंध, जब सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का बंधित परमाणुओं पर समान रूप से वितरण होता है, बंधित परमाणुओं पर समान रूप से वितरण होता है, समान रूप से वितरण होता है। तो इस प्रकार के बंध विखंडन को, हाँ जी क्या कहेंगे? समझ में आ गई बात? नाम भी पता चल रहा है, समांश, समान वितरण। तो इस प्रकार के बंध विखंडन को समांश बंध विखंडन कहते हैं। समांश बंध विखंडन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये देखो बोर्ड पर, इधर देखो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। इसका मतलब ए का इलेक्ट्रॉन, इस ए का इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ये ए, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, और बी का इलेक्ट्रॉन बी को मिल गया। इस प्रकार बनने वाली प्रजातियों क्या कहते हैं बेटा? मुक्त मूलक। क्या कहेंगे? लिखो बेटा कंटिन्यूस। इस बंध विखंडन के द्वारा बनने वाली प्रजाति को, इस बंध विखंडन के द्वारा बनने वाली प्रजाति को, इस बंध विखंडन के द्वारा बनने वाली प्रजाति को मुक्त मूलक कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। बेटा बोर्ड पर से बनाओ इसको, जैसा मैंने बनाया वैसे बनाओ इस पूरे को, और रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, थ्योरी नहीं पड़ेगा वो, इसको पूरे को, और इसके नीचे लिख देना मुक्त मूलक, फिर ही रेडी करो।
लिखो बेटा इसमें एक लाइन। समांश बंद विखंडन को, समांश बंद विखंडन को आधे सिर वाले, पेपर में क्वेश्चन आया था ऐसे बताऊंगा। समांश बंद विखंडन को, जल्दी बोल रहा हूँ क्या ज्यादा? पड़ोस की कॉपी में क्यों देख रहा हो फिर छोरा? अरे समांश बंद विखंडन को आधे सिरे वाले, समांश बंद विखंडन को आधे सिरे वाले घुमावदार, आधे सिरे वाले घुमावदार तीर, लिख लिया? और ब्रैकेट में ये बना लेना ऐसे करके, आधे सिरे वाले घुमावदार तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आधे सिरे वाले घुमावदार तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन था बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से था, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, सिर रखिए क्या लिखा हुआ था, आधा सिर वाला घुमावदार तीर, तो कर दोगे। इस तीर के का उपयोग समांश बंद विखंडन को प्रदर्शित करने में किया जाता है। समांश बंद विखंडन के द्वारा बनने वाली प्रजातियों को क्या कहते हैं हम? मुक्त मूलक कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक बार और क्वेश्चन किस तरीके से था, देखो, मछली पकड़ने का कांटा होता है ना बेटा, वो इसी तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। इसमें वो फंसा देते हैं, गिराड़ फिराड़ कुछ फंसा देते हैं, उसको खाना वाना, उसको देख के वो चारा मान लो, चलो ठीक है, उसको देख के वो आकर्षित होती है, आकर्षित करके तो फंसाया जाता है आदमी को, आदमी ऐसे थोड़ी फंसता है, पहले उसे आकर्षण दिया जाता है किसी चीज का, अब आकर्षण दिखता है तो भगा भगा जाता है वो, ऐसी मछली को भी आकर्षण दिखता है, इसलिए कभी भी जिंदगी में आकर्षण को देख के नहीं भगना चाहिए, ठीक है। आकर्षण अच्छा ठीक व्यवस्था है, चलो नहीं, तो मछली आकर्षित होती है इसके ऊपर, और आकर्षित होकर इसको क्या करती है, वो खा जाती है, तो खाने के चक्कर में ये जो कांटा है ना, वो उसके मुंह में फंस जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसीलिए इस तीर का दूसरा नाम है फिश हुक तीर। पेपर में एक बार इस नाम से भी क्वेश्चन आया था, लिखो इसे फिश, फिश। और सुनो बेटा, इंग्लिश में ही लिखना है इसे, इंग्लिश में आ गया था, कई बार क्या होता है अपन हिंदी मीडियम के चक्कर में मर जाते हैं, ऐसे लिखा आ गया फिश हुक एरो, समझ में आ गया? देखो इसे फिश हुक एरो, एरो किसको कहते हैं? तीर को, तीर को इंग्लिश में एरो कहते हैं, इसे फिश हुक एरो भी कहते हैं, इसे फिश हुक एरो भी कहते हैं, ठीक है। अगली लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, मुक्त, अच्छा एक आंसर दो मुझे, मुझे बताना ये आवेशित है या फिर उदासीन है? भाई मैंने प्लस लिखा, मैंने माइनस लिखा, तो आवेशित कहां से हो गई? मुक्त मूलक एक कैसी प्रजाति है? उदासीन प्रजाति है, न्यूट्रल स्पीशीज। लिखो बेटा, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक एक उदासीन प्रजाति है, मुक्त मूलक एक उदासीन प्रजाति है, अर्थात इन पर कोई भी आवेश, लिखो लिखो, अर्थात इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है बेटा लिख लिया। अच्छा एक बात बताओ, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक सम होता है या विषम? भैया एक सम है या विषम है? सम, विषम, एक विषम है ना, तो ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त प्रजाति भी कहलाती है, क्या कहलाती है? लिखो बेटा कंटिन्यूस, विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, विषम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक एक क्रियाशील प्रजाति होती है, मुक्त मूलक एक क्रियाशील प्रजाति होती है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई यहाँ तक? हेडिंग लिखो बेटा, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। लिखो बेटा, जब विषम इलेक्ट्रॉन, जब विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन पर उपस्थित होता है, जब विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन पर उपस्थित होता है, जब विषम इलेक्ट्रॉन कार्बन पर उपस्थित होता है, तो बनने वाली प्रजाति को
तो बनने वाली प्रजाति को कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। तो बनने वाली प्रजाति को कार्बन मुक्त मूलक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। समास बंध विखंडन के बारे में पूछेगा तो लिखे आओगे पूरा का पूरा। फिशुक एरो क्वेश्चन शुरू हो गए बेटा, पेपर में इसी तरीके से आते हैं। तो लिखो इसको पूरा बनाओ। समझ में आ रहा है? यहाँ तक पता चल रहा है ना कैसे क्या सिस्टम हो रहा है? बस ध्यान से समझना। एक टीचर का आपकी लाइफ में आपको पढ़ाने में योगदान केवल 30% होता है, ज्यादा से ज्यादा 70% आपका स्वयं का होता है। कोई टीचर कहता है मैं 100% दूं तो मान लो ब्रह्मा जी है वो, फिर पूछ लो उसके, झूठ बोल रहा है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार ऐसे कोई टीचर का अस्तित्व नहीं है जो आपको 100% समझा सके। आपका समझना आप पर निर्भर करता है 70%। टीचर का तो ज्यादा से ज्यादा है 30%, वरना 20% लगा लो। आप खुद अगर पढ़ना चाहते हो, घोड़े को तालाब के पास लेके जाया जा सकता है लेकिन पानी जबरदस्ती नहीं पिलाया जा सकता। पानी वो जब भी पिएगा जब उसको क्या लग रही होगी, प्यास लग रही होगी। ना लट्ठ दप्पी, लौट लट्ठ दप्पी। इसी तरीके से सेम, अगर आपके मन में पढ़ने का है आप तभी पढ़ पाओगे, आपके मन में समझने का है आप तभी समझ पाओगे। मैं चाहे आपको जबरदस्ती कुछ भी कर लूं आपके साथ, अगर आपको नहीं करना तो मत करो। और सब पढ़ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा बेटा? है आपका। और एक बात ध्यान रखना जीवन में बेटा, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना तो हम पुण्य का काम कर रहे हैं। इसका काम कर रहे हैं, दूसरों को मौका दे रहे हैं आगे जाने का। अपन दे रहे हैं ना दूसरों को मौका। भाई दूसरा आदमी, तुम ही उस पेपर में बैठ रहे हो, वो भी उस पेपर में बैठ रहा है, तुम फेल हो गए तो उसके तो पुण्य का काम हुआ ना। तो अब यार पापा मम्मी पूछे बेटा क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्या जवाब होगा? मैं किसका काम कर रहा हूँ? पुण्य का काम कर रहा हूँ। फिर तो छोटा पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, इसलिए समझो। हेडिंग लिखो, कार्बन मुक्त मूलकों के प्रकार। कार्बन मुक्त मूलकों के प्रकार। कार्बन मुक्त मूलकों के प्रकार लिखो इसमें। क्या मैम? देखो कार्बन मुक्त मूलक 4 प्रकार के होते हैं। लिखो, मुझे नहीं आता मैम टेक्निकल। रिजॉइन कर लो भैया।